हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉस्ट लॉजिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने मार्जिनल कॉस्टिंग रिवीजन सीरीज़ के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मैं आपको आज ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें कि हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको वो स्टेप समझाऊंगा जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं और एग्जामिनर उनकी गलतियों के मार्क्स काट लेता है। तो आपको उन गलतियों से बचना होगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप अगर एंड तक देख लेते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक ईजिली स्कोरिंग प्लस कॉन्फिडेंस टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है MFN लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2012 विद द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स। यानी कि MFN लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसने कि अपना 2012 के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट किया है, यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें कि उसके पास टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट्स की। यानी कि वो किसी पर्टिकुलर ईयर में मैक्सिमम 2 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। आगे गिवन है द फॉलोइंग डेटा फॉर द 2 ईयर्स इज मेड अवेलेबल टू यू। यानी कि हमारे पास 2 साल का डेटा गिवन है, जिसमें कि हमारे पास सेल्स यूनिट्स गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है पर्टिकुलर दोनों ईयर्स की, ठीक है। आगे गिवन है देयर हैज़ बीन नो चेंज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड सेलिंग प्राइस। यानी कि जो इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर है इन सेल्स यूनिट्स का और टोटल कॉस्ट का, वो सेम का सेम है, और साथ ही इसकी जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट की वो भी हमारी सेम है, ठीक है। आगे गिवन है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन 2014। यानी कि जो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर है हमारा और जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो हमारी सेम रहने वाली है 2014 के अंदर। आगे बोला गया एज वेल एज सेलिंग प्राइस इज़ ₹40 पर यूनिट। यानी हमारी जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है हमारी ₹40, ठीक है। हमारे पास सेलिंग प्राइस का इन्होंने अमाउंट दे दिया, आगे हम इससे कैलकुलेशन करके अपनी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करते जाएंगे। आगे गिवन है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यानी कि हमें ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है इन क्वान्टिटीज़, ठीक है। आगे गिवन है प्रॉफिट एट 75% ऑफ द टोटल कैपेसिटी 2014। यानी कि जो हमारी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है कितनी 2 लाख यूनिट्स की, उस पे हमें 75% लेना है और उसके ऊपर फिर हमें अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यानी कि 2 लाख यूनिट्स का हमें 75% निकालना है, उसको अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा के उस पर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से हम कर सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स को करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास क्वेश्चन में जो सबसे पहले गिवन डेटा है मैं उसको एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। बेसिकली उससे मेरे को 1-2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो कि मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊँगा उन चीज़ों को नोट डाउन करने के बाद। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा जो मेरे पे 2 साल का गिवन डेटा है उनको। तो यहाँ पे मेरा ईयर आ गया, सेम अपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाऊँगा, ठीक है, पर्टिकुलर ऑफ सेल्स का, और इसमें मैं अपनी सेल्स को कैलकुलेट करके लिख लूँगा, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था क्वांटिटीज़, ठीक है, 8000 क्वांटिटीज़ मेरे पे गिवन थी 2012 की, और 2013 की जो मेरे पास क्वांटिटी गिवन थी वो थी 1,20,000। सॉरी, यहाँ पे मेरे को 80,000 क्वांटिटीज़ गिवन थी 2012 की। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा लूँगा अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, जो कि मेरा ₹40, ठीक है। तो मेरी जो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 2012 की वो आ जाएगी 32 लाख। सेम ऐसे यहाँ पे 2013 की भी मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 48 लाख, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी टोटल कॉस्ट के बारे में लिख लूँगा। मेरे पे टोटल कॉस्ट क्या क्या गिवन थी। टोटल कॉस्ट जो मेरे को 2012 की गिवन थी वो थी मेरी 34,40,000, ठीक है। सेम ऐसी मेरे पे 2013 की भी कॉस्ट गिवन है 45,60,000 की। तो अब मेरे पास मेरी सेल्स की फिगर्स हैं और मेरे पे टोटल कॉस्ट की फिगर है, तो क्या मैं इसमें से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं सिंपली प्रॉफिट का अमाउंट लिख लूँगा। अब प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है फ्रेंड्स कि प्रॉफिट हमारा कैसे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली अपने सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो सेल्स की वैल्यू है हमारे पे 2012 की वो है हमारी 32 लाख, और जिसमें कि हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 34,40,000 की। तो इसमें मेरे को सिंपली दिख रहा है कि मेरी कॉस्ट की फिगर जो है वो सेल्स की फिगर से ज़्यादा है।
तो सिंपली यहाँ पे जो मेरा लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 2,40,000 का। तो ये आ गया मेरा लॉस 2,40,000 का। कौन से ईयर का? 2012 का। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं अपनी प्रॉफिट की वैल्यू 2013 के लिए भी कैलकुलेट करूँगा, सेल्स की वैल्यू में से टोटल कॉस्ट को लेस करके। तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी वैल्यू 2,40,000 की। तो आपने देखा एक साल में मेरे को लॉस आ रहा है, एक साल में मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी सेल्स में जो चेंज आया है, 32 लाख से जो मेरी सेल 48 लाख हो चुकी है, तो इसमें जो मेरा चेंज आया टोटल वो कितने रुपीज़ का है? वो आया है मेरा 16 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये आ गया मेरा चेंज इन सेल, 16 लाख रुपए का। सेम ऐसे ही मैं निकालूंगा चेंज इन प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट कितना चेंज हुआ है? वो मेरा चेंज हुआ है एक तरीके से। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, जो मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ 4,80,000। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 2,40,000 का ही है और उससे पहले हमारा लॉस था 2,40,000 का, तो यहाँ पे 4,80,000 की फिगर कैसे आ गई? तो मैं आपको सिंपली बता दूँ कि यहाँ पे जो हमारा 2,40,000 का जो प्रॉफिट आया है वो कैसे आया है। पहले उसने इस 2,40,000 के लॉस को सेट ऑफ किया, यानी कि 2,40,000 का हमारा पहले प्रॉफिट हुआ, जिससे कि हमारा 2,40,000 का लॉस सेट ऑफ हुआ, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 0। देन उसके बाद हमारे पास 2,40,000 का प्रॉफिट और हुआ, जिससे कि हमारे जो टोटल प्रॉफिट हुआ 2013 में वो कितना हुआ? 4,80,000 का बेसिकली। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट था एक्चुअल में वो तो पहले लॉस में था। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट आया उसने पहले इसको सेट ऑफ किया, उसके बाद जो हमारी फिगर जो बची थी नेट प्रॉफिट की वो 0 थी, उसके बाद जो ऊपर से हमारा प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,40,000 का, यानी कि जो टोटल चेंज आया हमारे प्रॉफिट में 4,80,000 का ही आया। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे अपना पीवी रेशियो कैलकुलेट करूँगा। पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूलेज अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग रिवीजन पार्ट 1 में लिखवाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार वीडियोस जाके देख लेना दोबारा। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज अच्छे से बताए हुए कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से हमारा यूज़ होता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने पीवी रेशियो को निकालने के लिए अपने चेंज इन प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया चेंज इन सेल से। तो यहाँ पे मेरी जो चेंज इन प्रॉफिट की वैल्यू है वो है 4,80,000 की, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा अपनी चेंज इन सेल्स की वैल्यू से। तो मेरी जो वैल्यू थी चेंज इन सेल्स की वो थी 16 लाख। तो यहाँ पे जो मेरी पीवी रेशियो की जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 30%। तो ये जो मेरा पीवी रेशियो का अमाउंट है, बेसिकली ये जो परसेंटेज है वो मेरी निकल के आ गई। अब मेरे को मेरी पीवी रेशियो की वैल्यू पता है 30% है जो कि, तो इसमें से मैं क्यों ना अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि मेरे को सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन था। सेलिंग प्राइस जो मेरा पर यूनिट का था वो था मेरा ₹40। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि जो मेरे सेलिंग प्राइस है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, पहला कंट्रीब्यूशन, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे को कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज पता है जिसे हम पीवी रेशियो कहते हैं, तो उससे मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज को भी पता कर सकता हूँ, साथ साथ उसके अमाउंट को भी। सेम ऐसे ही मैं अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के वैल्यू को भी पता कर सकता हूँ, किससे? पीवी रेशियो की हेल्प से। तो यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपीज़ है, तो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना आ जाएगा? 40 रुपीज़ का 30%, जो कि आ जाएगा मेरा ₹12 पर यूनिट। दैट्स वाई मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? ₹12। ठीक है, अब क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा था? क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना था हमें यूनिट्स की फॉर्म में, इन यूनिट्स। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम फॉर्मूले को लिखेंगे, अपने फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे बेसिकली अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट्स की फॉर्म में अपनी ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। अगर यहीं पे मेरे को रुपीज़ की फॉर्म में निकालनी होती तो मैं अपने फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी फिक्स कॉस्ट है उसको मैं डिवाइड करूँगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू मेरे को गिवन नहीं थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? बेसिकली अपने कंट्रीब्यूशन में से
प्रॉफिट को लेस करूँगा। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा कौन सा फॉर्मूला। फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट अब मेरा आ जाएगा, जैसे कि कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है पर यूनिट का, वो है मेरा ₹12 का। और मेरी जो टोटल क्वांटिटीज़ हैं वो मेरे को अभी, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में मेरी गिवन थी क्वांटिटीज़ 80,000 यूनिट्स की। ठीक है, बेसिकली मैं फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो टोटल सोल्ड क्वांटिटीज़ है वो 80,000 ले रहा हूँ। क्यों? आप ऐसा सोच सकते हो कि 2013 की सोल्ड क्वांटिटीज़ में ले सकता था यहाँ पे, बट मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में कि फ़िक्स्ड कॉस्ट जो होती है हमारी वो हर लेवल पे सेम रहती है। ठीक है, कांस्टेंट रहती है, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 हो जाए या 0 से 1 लाख यूनिट्स हो जाए, आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि आपको हमेशा इनकर करनी ही पड़ती है, तभी इसका नाम फ़िक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 80,000 यूनिट्स के लिए भी सेम उतनी ही होगी और 1,20,000 यूनिट्स के लिए भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे 80,000 यूनिट्स ले लिया। अब मैं माइनस कर दूंगा प्रॉफिट को। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट मेरे को कैलकुलेट नहीं करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट मेरा ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 2012 का, वो था मेरा बेसिकली माइनस 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आई वो कितनी आई, ये तो मेरी आ गई वैल्यू 9,60,000 की। ठीक है, इसमें से मैं लेस कर दूंगा, ये माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 2,40,000 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू जो आएगी मेरी, वो आएगी 12 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये आ गई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू 12 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अभी तक देखा मैंने इस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरे पे गिवन इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसको सिंपली नोट डाउन किया कि मेरे को 2012 की मेरी सेल्स गिवन थी यूनिट्स की फॉर्म में, तो मैंने उससे वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि मेरे पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन था। सेम ऐसे ही 2013 के लिए मैंने सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और टोटल कॉस्ट की वैल्यू मेरे को गिवन थी वो भी मैंने सिंपली पुट डाउन कर दी। फिर देन उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने अपने टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। और फिर मेरे को जैसे कि क्वेश्चन में और बाकी चीज़ें गिवन नहीं थी, तो मेरे को पता था कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली मैंने अपने पीवी रेशियो के फॉर्मूले को यूज़ किया, जिसमें कि मैंने चेंज इन प्रॉफिट को लिया और डिवाइड कर दिया चेंज इन सेल्स से, तो मेरी वैल्यू जो आ गई पीवी रेशियो की 30% आ गई। और उसके बाद फिर मैंने अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट को लिया, जो कि मेरा क्वेश्चन में गिवन था, उसमें से फिर मैंने अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे सिंपली। ठीक है, अब मेरे पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का अमाउंट आ गया। ठीक है, जिससे कि मैंने अपने क्या किया कि ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आगे फर्दर एक फार्मूला लिख दिया, सिंपली फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि ऐसा ही होता है। फिक्स्ड कॉस्ट मेरी गिवन नहीं थी, तो मैंने उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अपने कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट को यूज़ किया। कंट्रीब्यूशन मेरे को पता था कितना आएगा मेरा, ₹12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 80,000 यूनिट से, तो मेरी फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9,60,000 की। ठीक है, देन उसमें मैंने अपना प्रॉफिट, ये मेरा माइनस माइनस ऐड होके पॉजिटिव बन गया, तो 2,40,000 आ गई। तो देन इसके बाद जो टोटल मेरी वैल्यू आई 12 लाख रुपए की, जो कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का अभी तक सॉल्यूशन हमने किया है। अब मेरे पे फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी पता है, तो अब मैं इससे अपना सिंपली ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। बेसिकली ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स का अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, फिक्स कॉस्ट मेरी आ गई है 12 लाख रुपए की, जिसको कि मैं डिवाइड कर दूंगा अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जो कि है मेरा ₹12। ठीक है, तो ये मेरी कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 लाख यूनिट्स। तो मेरी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू आ गई इन यूनिट्स 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन ने मेरे से यही पूछा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं पार्ट बी की तरफ।
फ्रेंड्स पार्ट बी में हमसे बोला गया था कि जो हमारी सेल्स होगी वो होगी टोटल कैपेसिटी की 75%। तो मैं अपनी एक बार पहले सेल्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ एट 75% पे, एट 75% कैपेसिटी पे, ठीक है, जो कि होगी मेरी टोटल प्रोडक्शन मेरा कितना था, पहले मैं उसको लिखूँगा टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्वेश्चन में जो कि गिवन ही था मेरे को 2 लाख यूनिट्स, यानी कि जो मैं अपने बिजनेस में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूँ 2 लाख यूनिट्स का कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका 75% ले लूँगा इस कैपेसिटी का। 75% कैपेसिटी पे मेरी कितनी यूनिट्स आएंगी, तो क्या करूँगा मैं, सिंपली 2 लाख यूनिट्स का 75% ले लूँगा, तो 75% आ जाएगा मेरा 1,50,000 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं इस 1,50,000 यूनिट्स को सेल्स की वैल्यू में कैलकुलेट कर लूँगा, तो मेरी सेल्स की वैल्यू जो आएगी 2014 की, वो आएगी मेरी 1,50,000 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस मेरे को गिवन था जैसे कि क्वेश्चन में 40 रुपीज़, तो मेरी जो सेल्स की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 60 लाख रुपीज़ की, रुपीज़ 60 लाख। तो सेल्स आ गई मेरी 2014 की 60 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सेल्स की वैल्यू मेरे को पता चल गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मेरे को सेल्स का एक फार्मूला पता है, सेल्स का फार्मूला जो कि मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मैं पीवी रेशियो को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सेल्स की वैल्यू गिवन है रुपीज़ की फॉर्म में, ठीक है। अगर ये मेरे को यूनिट्स की फॉर्म में गिवन होती तो मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लेता, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मेरे को जो सेल्स की वैल्यू है वो मेरी पता है 60 लाख है, और प्रॉफिट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो प्रॉफिट को मैं सेम ऐसे ही लिख के छोड़ दूंगा। और फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को गिवन नहीं थी, जो कि मैंने कैलकुलेट करी थी, वो आ रही थी हमारी 12 लाख रुपए की, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा अपने पीवी रेशियो से, पीवी रेशियो जो कि मेरा था 30% का। तो ये 30% यहाँ चला जाएगा 60 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मेरा यहाँ पे रह जाएगा राइट हैंड साइड वो रह जाएगा प्रॉफिट प्लस 12 लाख रुपीज़। देन मेरा प्रॉफिट यहाँ पे जो आएगा कैलकुलेट होके वो आएगा सिंपली 60 लाख का 30% मेरा हो जाएगा 18 लाख, ठीक है। ये 18 लाख में से मेरा माइनस हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। 18 लाख में से 12 लाख मेरे गए तो मेरे पास कितना बचा, 6 लाख रुपए का अमाउंट। तो ये 6 लाख रुपए मेरे क्या हो गए, प्रॉफिट के हो गए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी आ गया कैलकुलेट होकर, जो कि है हमारा 6 लाख रुपए, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे तो प्रॉफिट पूछा था, और सेकंड फर्स्ट पार्ट में पूछा था हमसे हमारी ब्रेक इवन पॉइंट्स की सेल इन यूनिट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया आपने देखा। यहाँ पे पार्ट बी में हमसे पूछा गया था 75% कैपेसिटी पे हमें सेल्स कैलकुलेट करनी थी, जो कि 75% हमारे टोटल कैपेसिटी का आ गया 1,50,000 यूनिट्स। उसको मैंने वैल्यू की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। देन फिर मैंने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ किया, जो कि ये फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में अच्छे तरीके से बताया हुआ था कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं किन किन चीज़ों के लिए, वो मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो एक बार उस वीडियो को आप दोबारा से देख लेना अगर आपने नहीं देखी, और अगर आपने देख भी ली उसके बाद आप भूल गए हो तो एक बार दोबारा से देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है मिस्टर एक्स हैज़ ₹2 लाख इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस फर्म, ठीक है। मिस्टर एक्स है, कोई पर्सन है, उसने अपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने खुद के बिजनेस में, और ही वांट्स अ 15% रिटर्न ऑन हिज मनी फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ रीसेंट कॉस्ट फिगर्स। यानी कि वो अपनी जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रही है ये 2 लाख रुपीज़ की, इस पर वो 15% का नेट रिटर्न चाहता है, यानी कि प्रॉफिट चाहता है, ठीक है।
From an analysis of recent cost figures, he finds that his variable cost of operating is 60%। यानी कि उसने कुछ स्टडीज़ करी अपनी कॉस्ट फिगर्स को एनालिसिस करके, जिससे कि उसको पता चला कि जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है उसका जो परसेंटेज है वो है 60% उसकी सेल्स का, ठीक है। एंड हिज फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹80 lakhs पर ईयर, यानी कि 80,000 पर ईयर के उसके फिक्स्ड कॉस्ट के अमाउंट है, ठीक। आगे क्वेश्चन में गिवन है शो कंप्यूटेशंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट ए में हमसे बोला गया है व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन, यानी कि बेसिकली हमसे ये ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं कि हमें कितनी सेल्स जनरेट करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए, पार्ट ए में। पार्ट बी में इन्होंने बोला है कि व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब ये हमसे कह रहे हैं कि हमारा अगर 15% का रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट में, बेसिकली 15% क्या हमारा प्रॉफिट, अगर हमारा 15% का प्रॉफिट होगा तो उसके लिए हमें कितनी सेल्स को जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है, इन्होंने जैसे कि बोल दिया 15%। पार्ट सी में गिवन है मिस्टर एक्स एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर्स ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इनकर ₹25,000 एज एक्सपेंस पर ईयर, यानी कि मिस्टर एक्स जो है उन्होंने एस्टिमेट किया, यानी कि उन्होंने अनुमान लगाया कुछ कैलकुलेशन से कि अगर वो अपने बिजनेस को शट डाउन कर देते हैं उसके बावजूद उनको ₹25,000 पर ईयर के हिसाब से एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, यानी कि उनकी एक 25,000 की कॉस्ट ऐसी है जो कि अगर उनका बिजनेस बंद भी हो जाता है तब भी उनको 25,000 की कॉस्ट आएगी ही आएगी, ठीक है। आगे गिवन है एट वॉट सेल्स वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप, यानी कि अगर वो अपना बिजनेस शट डाउन ना करे तो उसके लिए उसको कितनी सेल्स जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम इस 25,000 की फिक्स कॉस्ट को उससे कंपेयर कर पाए उस सेल से कि अगर वो अपने बिजनेस को शट डाउन नहीं करता है तो तब उसको कितना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और शट डाउन कर देता है तो आपको सिंपली गिवन ही है क्वेश्चन में कि उसको 25,000 की फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी ही करनी है। अगर वो शट डाउन नहीं करता है अपने बिजनेस को तो तब उसके पास क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, उसको हमें बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है सेल्स की वैल्यू के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन में मेरे पे जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं सबसे पहले उसको नोट डाउन करूँगा। तो क्वेश्चन में मेरे पास गिवन था एक तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज यानी कि वीसी रेशियो जो कि था मेरा 60%, ठीक है। तो अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 60% है तो मेरा पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, देयरफॉर पीवी रेशियो मेरा आ जाएगा 40%, ठीक है। आगे मेरे पे गिवन थी मेरे पे फिक्स्ड कॉस्ट, आगे मेरे को गिवन था फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट ₹80,000। तो मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी ₹80,000 की, तो मेरे को पीवी रेशियो की परसेंटेज पता है और फिक्स्ड कॉस्ट की परसेंटेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू पता है, तो क्यों ना मैं इससे अपनी ब्रेक इवन सेल्स पता कर लूँ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में से फर्स्ट पार्ट में अपने बोला भी था कि ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है, रुपीस। तो आप खुद बताओ कि ब्रेक इवन सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार कमेंट में इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर लिखो क्या होगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी थी 80,000, पीवी रेशियो मेरा है 40%, तो जो मेरी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ₹2 लाख, ठीक है। तो ये आ गई मेरी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू। आप इसे ब्रेक इवन पॉइंट कह लो या ब्रेक इवन सेल्स कह लो, मतलब एक ही होता है इसका, ठीक है। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट की जगह ब्रेक इवन सेल्स भी लिख के आ जाओगे एग्जाम में तो आपके कोई मार्क्स उसके डिडक्ट नहीं होंगे क्योंकि उसका सेंस एक ही है, ठीक है। तो हमारे पार्ट ए का आंसर हमारा ये आ गया कैलकुलेट होके ₹2 लाख का, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स की वॉल्यूम पूछी थी इन्होंने तो जो कि हमने कैलकुलेट करके बता दी। सेम इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में भी इसी फॉर्मेट को यूज़ करना है। अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेना है, देन उसके बाद आपको सोचना है कि मेरे को इससे क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मेरे को पता था मेरे ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करना है तो मेरे को सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक पीवी रेशियो या तो कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मेरे पे पीवी रेशियो नहीं था लेकिन मैंने जनरली
वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज से हम निकाल लेते अपनी पीवी रेशियो को। तो मैंने भी उसी तरीके से निकाल लिया पीवी रेशियो को, और फिक्स कॉस्ट मेरी गिवन थी तो मैंने सिंपली फॉर्मूले में पुट डाउन किया वैल्यूज़ को, तो मेरी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, जो कि सिंपल सा था। पार्ट बी में हमसे बोला गया है कि हमें सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब हमारा प्रॉफिट 15% हो। तो पार्ट बी का आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सेल्स का यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे से सेल्स को वैल्यू के फॉर्म में बोला है कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं इस मारे इसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करता अगर ये वैल्यू में ना पूछ के यूनिट्स में पूछा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने फिक्स कॉस्ट को लिखूँगा। फिक्स कॉस्ट मेरा है 80,000 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट मेरे को पता है, जैसे कि उन्होंने बोला था 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, रुपीज़ 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, और जिसमें कि मेरे को 15% का प्रॉफिट बोला गया था। तो ये मेरी 15% की प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और पीवी रेशियो मेरा था 40% का। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी 80,000, तो सिंपली ऊपर की आ जाएगी कॉपी पेस्ट होके नीचे, और 15% यानी कि हमारा इसका 30,000, और ये हमारा सेल्स का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। 80,000 प्लस 30,000 हमारा कितना हो जाएगा 1,10,000, जिसको हम डिवाइड करेंगे 40% से, तो हमारा आ जाएगा 100% का अमाउंट 2,75,000। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट होके 2,75,000 की, क्वेश्चन ने जो कि हमसे बोला था कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे सेकंड पार्ट बी का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमसे बोला गया था कि अगर हम अपने बिजनेस को शट डाउन कर देंगे तो हमें तब भी अपनी एक फ़िक्स कॉस्ट को इनकर करना ही पड़ेगा, जो कि हमारी कितने रुपीज़ की कॉस्ट थी, रुपीज़ 25,000 की। तो रुपीज़ 25,000 की जो हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को हम एक सिंपली अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, जिसको हम बोलते हैं अपना अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो कि मेरी है रुपीज़ 25,000 की। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्यों कह रहा हूँ रुपीज़ 25,000 को। बेसिकली इस कॉस्ट को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, जो कि मेरे को करनी ही करनी पड़ेगी अपने बिजनेस में। तो इसी बारे में यहाँ पे इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट का नाम दे रहा हूँ। इसके बारे में हम इन डेप्थ तरीके से जानेंगे अपनी अगले वीडियो के पार्ट में। ठीक है, जो कि हमारा पार्ट 4 आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, जिसमें कि हम अपने डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और मार्जिनल कॉस्टिंग का जिसको एडवांस लेवल बोला जाता है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो वहाँ पे इस कॉस्ट के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है हमारी। ठीक है, अभी के लिए आप इसको सिंपली समझ लो, ये हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट है जिसको कोई हम यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो यहाँ पे जो मेरी फिक्स कॉस्ट है उसमें से मैं अपने अनअवॉइडेबल कॉस्ट को लेस कर दूंगा। मैं ऐसा क्यों करूँगा मैं अभी आपको बताऊँगा इसका रीज़न। अनअवॉइडेबल कॉस्ट और डिवाइड कर दूंगा मैं अपने उसको पीवी रेशियो से। तो यहाँ पे मेरी फिक्स कॉस्ट मेरे को गिवन थी 80,000 रुपीज़ की, और मैं उसमें से लेस कर दूंगा 25,000 जो कि मेरी अनअवॉइडेबल कॉस्ट का पार्ट है, और डिवाइड कर दूंगा मैं फिर इसको पीवी रेशियो जो कि है 40%। तो जो वैल्यू मेरी आएगी कैलकुलेट होकर वो आएगी 1,37,500 रुपीज़ की, यानी कि 1,37,500 रुपये की मेरी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरे पार्ट सी का आंसर है। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे लेस क्यों किया। बेसिकली इसको मैंने लेस इस मारे किया ताकि मेरे को नेट अपना इफेक्ट पता चल पाए कि अगर मैं अपने बिजनेस को शट डाउन नहीं करता हूँ तो मेरे को कितनी सेल्स मेरी जनरेट करनी पड़ेगी अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको लेस किया है कि जो मेरा नेट फिक्स कॉस्ट का खर्चा हो बचे, जिसको कि मैं अपने
मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज़ कर सकता हूँ एज अ अवॉइडेबल कॉस्ट का पार्ट। तो मैं बेसिकली उसको यहाँ पे लूँगा, क्योंकि इस फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर 80,000 के अंदर मेरा अनअवॉइडेबल कॉस्ट का भी पार्ट था, उसको मैंने यहाँ से लेस कर दिया और मैंने सिर्फ अपनी नेट जो फिक्स्ड कॉस्ट बची मेरे पास उसको यहाँ पे लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, इसका जो मेन रीज़न है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तो अगली वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखना, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत ही एडवांस लेवल होता है हमारे पेपर के एग्ज़ाम पर्पज़ से, जो कि हमारे CMA इंटर या हमारे CA इंटर के एग्ज़ाम्स में अक्सर उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। उससे पहले हम अपने बेस को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, जिसके लिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने अभी तक अपने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है अ कंपनी हैज़ 3 फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ विद इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। यानी कि एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में सिचुएटेड है और उसकी 3 ब्रांच है अलग अलग जोन में, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ में। आगे गिवन है मैनेजमेंट हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग समरी रिपोर्ट ऑन द ऑपरेशंस ऑफ ईच फैक्ट्री फॉर अ पीरियड। यानी कि मैनेजमेंट जो है मुंबई हेड ऑफिस की, उसको कुछ रिपोर्ट्स रिसीव हुई हैं जिसके अंदर की उनको ये डिटेल्स गिवन है कि उसकी जो अलग अलग जोन्स में फैक्ट्री सिचुएटेड है उसकी एक्चुअल सेल्स उसने कितनी जनरेट की है, और उसकी जो बजटेड सेल्स थी उससे वो अंडर बजट रही है या फिर ओवर बजट रही है एक्चुअल सेल्स, उसकी भी डिटेल यहाँ पे गिवन है, जो कि लिखा हुआ है ओवर एंड अंडर बजट के कॉलम में, ठीक है। सेम ऐसी प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना जनरेट किया है इन तीनों ही जोन वाली ब्रांचेस ने, और वो प्रॉफिट जो है हमारा अंडर बजट रहा है या फिर ओवर बजट रहा है, ये एक्चुअल वाला, ठीक है। सेम ऐसी यहाँ पे उसकी वैल्यू गिवन है। तो ये जो हमारी यहाँ पे सारी फिगर्स हैं इसको हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। आगे बोला गया है कैलकुलेट फॉर ईच फैक्ट्री एंड फॉर द कंपनी एज अ होल फॉर द पीरियड द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द ब्रेक इवन सेल्स। यानी कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इन तीनों ही जोन्स के लेवल पे, यानी कि नॉर्थ की फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ईस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और साउथ की फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इन तीनों को कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद हमसे बोला गया कि आप इसको कंपनी एज अ होल के लिए भी कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उन तीनों का टोटल कर देंगे, तो कंपनी एज अ होल के लिए उसकी वैल्यू टोटल आ जाएगी, ठीक है। फिर आगे की बनेगी हमें ब्रेक इवन सेल्स को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, कर लेंगे। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू हमें पता चल जाए एक बार, और हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन या हमारे पीवी रेशियो की वैल्यू पता चल जाए, तो हम उससे भी अपने ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, मैंने आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने का हिंट दे दिया इसमें कि किस किस तरीके से करना है। तो एक बार आप खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो कि आपको कहाँ कहाँ चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आई होंगी तो आगे मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसको समझ लेना, लेकिन जितना आपको आया एटलीस्ट उतना एक बार उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। इससे क्या है कि आपका ब्रेन भी पॉलिश होना शुरू हो जाएगा और साथ साथ आपका पेन भी चलना शुरू हो जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जो कि मेरा मेन मोटिव है इन मार्जिनल कॉस्टिंग की रिवीजन सीरीज से, कि आपका अच्छे से एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस का सेशन कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको पेपर में काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन्स है मैं उनको एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। बेसिकली जोन वाइज मेरे को गिवन है मेरी सेल्स की वैल्यू, ठीक है। नॉर्थ जोन की मेरे को क्या क्या वैल्यू गिवन है मैं एक बार उनको सिंपली नोट डाउन कर लूँगा। नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन एंड साउथ जोन। तो यहाँ पे मेरे को एक तो एक्चुअल सेल्स की वैल्यू पता है, ठीक है, क्वेश्चन में जो कि गिवन है। एक्चुअल सेल्स मेरी गिवन है 1100, ठीक है, और ईस्ट जोन की है 1450 और सेम है 1200 साउथ जोन की। और एक्चुअल प्रॉफिट भी गिवन है मेरे को इनका, यहाँ पे एक्चुअल सेल्स आएगी, और एक्चुअल प्रॉफिट हमारा जो है वो है हमारा 135 नॉर्थ का, 210 साउथ ईस्ट का और 330 साउथ का, ठीक है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। बाकी वो अंडर और ओवर वाली जो चीज़ें गिवन है उसको मैं आगे नोट डाउन नहीं कर रहा, क्योंकि उसका मेरे पास कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है, जो कि मेरे क्वेश्चन में ऐसा कैसा गिवन है। तो यहाँ पे अब मैं तो यहाँ पे जो मेरी टोटल सेल्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3750, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 675, ठीक है।
अब यहाँ पे मेरे को सिंपली आगे क्या कैलकुलेट करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को सिंपली पीवी रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने में ही सबसे बड़ा कैच है। अब वो कैच क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए वो यूज़ करूँगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, अब ये सेम फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा अपने तीनों लेवल के जोन के लिए। ठीक है, तो ईस्ट के लिए क्या होगा, सॉरी ईस्ट नहीं है, पहले नॉर्थ है। तो नॉर्थ जोन के लिए क्या होगा, ठीक है, पीवी रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट हमारा क्या है, डेल्टा इन प्रॉफिट डेल्टा इन सेल्स। डेल्टा मीन्स होता है फ्रेंड्स चेंज। ठीक है, इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट, हम चेंज इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉर्थ जोन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको किसी दो पीरियड की वैल्यूज गिवन ही नहीं है। ठीक है, आपको जो गिवन है वो आपकी बजट और एक्चुअल की फिगर्स गिवन है। ठीक है, तो आप चेंज भी सिर्फ उन्हीं का ही ले सकते हो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसको क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करने के लिए अलग से, कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन हो, आप वहाँ से वो चेंजेस निकाल सको, कि आपको दो पीरियड की कॉस्ट और उसकी प्रॉफिट की वैल्यू गिवन हो तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो चेंज निकालना है वो किन दो चीज़ों के बीच में निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको किसी दो पीरियड की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, जिससे कि आप पर्टिकुलर चेंज निकाल पाओ किसी दो पीरियड के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करके। तो आपको जो यहाँ पे जो दो फिगर्स गिवन है वो गिवन है, एक तो एक्चुअल की और एक बजट की। ठीक है, कि आपके पास जो एक्चुअल सेल्स थी और आपके पास जो बजटेड सेल्स थी उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओवर एंड अंडर के नाम से, ओवर बजट और अंडर बजट के नाम से। तो हम चेंज भी सिर्फ उसी का ही ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास कोई अलग से ऑप्शन नहीं है कि हम जो चेंज निकालें वो अलग से दो पीरियड का निकालें। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसी को यूज़ करते हुए अपने फर्दर कैलकुलेशंस को करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एग्जामिनर आपको कई बार फंसा सकता है। इस क्वेश्चन को अगर आप एग्ज़ाम से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस ट्रिकिएस्ट पॉइंट को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर सकते हो। कि तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे मैं जो चेंज इन प्रॉफिट की वैल्यू लूँगा वो मैं अपने एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स के बीच के डिफरेंस की वैल्यू लूँगा। ठीक है, तो वो जो मेरा डिफरेंस था वो था हमारा 180 रुपये का। ठीक है, 180 का डिफरेंस था प्रॉफिट के अंदर। आप एक बार ध्यान से देख सकते हो क्वेश्चन में दोबारा जाके वीडियो में पीछे। और चेंज इन सेल्स की वैल्यू मेरी जो गिवन थी मेरे को, वो मेरी गिवन थी 400 की। ठीक है, ये चेंज इन वैल्यू मेरी एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स के बीच के डिफरेंस की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है ना डेल्टा इन सेल्स यानी कि चेंज इन सेल्स। तो सेल्स के बीच का जो चेंज है वो किसके बीच का चेंज है, वो है एक्चुअल और बजट। ठीक है, तो उसी दोनों के बीच के डिफरेंस को हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक्चुअल और बजट के डिफरेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45%। ठीक है, तो नॉर्थ जोन का जो मेरा पीवी रेशियो आ गया वो आ गया मेरा 45%। ठीक है, तो इससे मैं क्या करूँगा, अपने कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, मेरा पीवी रेशियो आ गया 45% नॉर्थ जोन का। ठीक है, मेरा फ्रेंड्स पीवी रेशियो 45% आ गया जैसे कि, तो मैं क्यों ना इससे अपनी कंट्रीब्यूशन को भी निकाल लूँ। कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने सिंपली अपने सेल्स में से इस 45% को निकाल लूँगा। तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा मेरा ऑफ नॉर्थ जोन वो आ जाएगा मेरा सेल्स की वैल्यू जो मेरी थी, टोटल एक्चुअल सेल्स की वैल्यू वो थी मेरी 1100। तो 1100 का 45% कितना आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा मेरा 495 रुपीज़। तो यानी कि 495 रुपीज़ मेरा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हो गया नॉर्थ जोन के लिए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने पीवी रेशियो को कैलकुलेट किया, देन उसके बाद फिर मैंने अपने कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने में ही सबसे बड़ा कैच था कि हमें चेंज किन किन के बीच का लेना था। मैंने आपको जैसे कि बताया क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन था एक्चुअल और बजट, तो मैंने उन्हीं के बीच का डिफरेंस लिया।
ठीक है, क्योंकि पीवी रेशियो जो है हमारा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो हमेशा एक्चुअल हो या बजटेड हो, उन दोनों के बीच का वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, आप चाहे बजट बना लो या आपकी एक्चुअल सेल्स हुई हो, आपने मान लो डिसाइड कर लिया कि सेलिंग प्राइस आपका 40 रुपीज़ होगा, ठीक है, तो आपने बजट भी तो 40 रुपीज़ के हिसाब से बनाया होगा, और आपकी जो एक्चुअल सेल्स हुई हैं वो भी 40 रुपीज़ के हिसाब से हुई हैं। उस 40 रुपीज़ के अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपने पहले से कैलकुलेट कर रखी होगी, वो भी आपकी बजट के अंदर सेम यूज़ हुई होगी और एक्चुअल के अंदर भी सेम यूज़ हुई होगी। जब वेरिएबल कॉस्ट सेम है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है, ऑब्वियस सी बात है पीवी रेशियो भी हमारा सेम होगा एक्चुअल और बजट के बीच में। ठीक है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड टू कैलकुलेट आवर पीवी रेशियो। दैट्स इट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट को और चेंज इन सेल्स को कैसे किस तरीके से लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड जोन की तरफ, जो है हमारा ईस्ट जोन। तो ईस्ट जोन का पीवी रेशियो सेम ऐसे निकालेंगे हम जैसे कि हमने अपने नॉर्थ जोन का निकाला था। चेंज इन प्रॉफिट को लेंगे, डिवाइड कर देंगे चेंज इन सेल्स से। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट की जो वैल्यू आई मेरी वो आई ₹90 की। ठीक है, और चेंज इन सेल्स की जो वैल्यू आई मेरी वो आई 150। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, आप एक बार वीडियो में पीछे जाके देखोगे ना, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड डाउन कर लेना। ठीक है, चाहे तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। इसको मैं इंटू कर दूँगा 100 से, तो आ जाएगी मेरी वैल्यू 60%। ठीक है, ये आ गई मेरी पीवी रेशियो की वैल्यू। ठीक है, पीवी रेशियो 60%। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा हमारा ईस्ट जोन का? मेरी एक्चुअल सेल्स क्या थी? मेरी एक्चुअल सेल्स थी 1450 रुपये। ठीक है, उसका मैं ले लूँगा 60%, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 870 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये आ गई मेरी 870 रुपीज़ की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू। ठीक है, सेम जैसे हमने नॉर्थ जोन के लिए निकाला, सेम ऐसे ही हमने अपने ईस्ट जोन के लिए भी निकाल लिया कैलकुलेट करके। अब लास्ट है हमारा साउथ जोन। साउथ जोन के लिए भी सेम ऐसी पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे हम अपने चेंज इन प्रॉफिट को लेके और डिवाइड कर देंगे उसको चेंज इन सेल्स से। तो प्रॉफिट में जो हमारा चेंज आया एक्चुअल और बजट के बीच में वो था हमारा 110 का। ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे हम अपने चेंज इन सेल्स से, जो कि था 200 रुपये का डिफरेंस। तो ये आ जाएगा मेरा 55%। ठीक है, तो पीवी रेशियो आ गया मेरा 55%। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरा किसका? साउथ जोन का। ठीक है, साउथ जोन का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरा, एक्चुअल सेल्स मेरी थी 1200 और उसका मैं ले लूँगा 55%, तो आ जाएगा मेरा 660 रुपये का अमाउंट। ठीक है, तो ये मेरे तीनों ही जोन के कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ मेरे को कैलकुलेट होके मिल गई। ठीक है, अब इन 3 जोन की कंट्रीब्यूशन की मेरे को वैल्यू पता है। ठीक है, और इसमें से अब मैं क्या करूँगा, अपने बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अपने प्रॉफिट को लेस कर दूंगा, जो कि प्रॉफिट मेरा क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन था। यहाँ पे मैं सिंपली अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को लिखूंगा जोन वाइज। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो नॉर्थ जोन के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट था वो था हमारा 495 का, और उसमें से जो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू थी वो थी 135। तो उसको हम लेस कर देंगे तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी 360 रुपीज़ की। ठीक है, सेम ऐसी ईस्ट जोन में कंट्रीब्यूशन था हमारा 870 का, उसमें से हम माइनस कर देंगे 210 के फिक्स्ड कॉस्ट को, प्रॉफिट को, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी 660 रुपीज़। सेम ऐसी साउथ जोन के लिए भी करेंगे।
660 का हमारा कंट्रीब्यूशन था, उसमें से हम माइनस कर देंगे अपने प्रॉफिट को, जो कि था हमारा 330 रुपीज़ का। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 330 सेम। तो ये हमारी आ गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे ₹1350 की। जैसे कि क्वेश्चन ने हमसे बोला था पार्ट ए में कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी हमें एज अ फैक्ट्री लेवल पे, जो कि हमारी तीनों की अलग अलग आ गई, और एज अ कंपनी होल के लिए जो कि हमारी टोटल आ गई कंपनी की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमसे बोला गया है ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करना है। पार्ट बी में हमसे बोला गया है फ्रेंड्स ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। ब्रेक इवन सेल्स का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो नॉर्थ जोन का जो हमारा ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट आएगा वो आएगा 360 रुपीज़ की हमारी फिक्स कॉस्ट थी, डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से जो कि था 45%, तो 800 रुपये आ गया हमारा ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट। ठीक है, सेम ऐसे ही ईस्ट जोन के लिए, तो ईस्ट जोन का जो हमारा फिक्स कॉस्ट का अमाउंट था वो था 660, उसको डिवाइड कर देंगे 60% से जो कि पीवी रेशियो है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1100। ठीक है, सेम ऐसी साउथ जोन है। साउथ जोन का भी हम जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट था जो हमने कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर देंगे अपने पीवी रेशियो से। तो पीवी रेशियो थी हमारी 55%, उसको हमने डिवाइड कर दिया, उससे हमने डिवाइड कर दिया अपने फिक्स कॉस्ट को, तो हमारी वैल्यू आ गई 600 रुपये की टोटल। तो हमारी टोटल जो अब ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू आई कंपनी एज अ होल के लिए वो आ गई 2500। तो टोटल ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट कह लो आप चाहे उसे, इन वैल्यू वो आ गई हमारी 2500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है अर्नम लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट R9। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द लास्ट ईयर फॉर द प्रोडक्ट R9। यानी कि अर्नम लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्ट बनाती है R9, जिसका कि उन्होंने लास्ट ईयर के कॉस्ट रिकॉर्ड से कुछ डेटा गिवन किया है। ठीक है, अब वो डेटा क्या है, बेसिकली उसकी जो टोटल कॉस्ट है और उसकी जो टोटल सोल्ड क्वांटिटीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि उसकी टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट का कितना पार्ट है और फिक्स कॉस्ट का कितना पार्ट है। ठीक है, और जो उसके अंदर जो खर्चे हमारे लगे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर के, फैक्ट्री ओवरहेड के, जनरल एडमिन ओवरहेड के, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के, ये उन्होंने वेरिएबल और फिक्स्ड के नेचर में हमें बाइफरग्रेट करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे कि आपको दिख भी रहा हुआ है इस क्वेश्चन में, कि वो सारी हमारी परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है, और वो परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी COGS के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर 5000 यूनिट्स वर सोल्ड एट ₹185 पर यूनिट। फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द फॉलोइंग्स। यानी कि लास्ट ईयर उन्होंने इस प्रोडक्ट R9 की 5000 यूनिट सोल्ड करी थी। ठीक है, 5000 क्वांटिटी सोल्ड करी थी, जिसका कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट था ₹185। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली यहाँ पे कलेक्ट करनी, कंप्यूट करनी है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। पहला तो हमें कंप्यूट करना है इसमें अपना ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, सेकंड हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो कि हमने लास्ट ईयर अर्न किया था इस 5000 यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे बोला गया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बोला गया है कि प्रॉफिट इफ़ द सेल्स वर 10% लेस देन द एक्चुअल सेल्स। यानी कि इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर हम अपनी सेल्स को 10% से कम कर दें, यानी कि जो हमारी लास्ट ईयर की जो सेल थी 5000 यूनिट्स, अगर उसमें से हम 10% कम कर दें, यानी कि अब जो हमारी नई सेल्स की क्वांटिटीज़ आएगी वो आएगी 4500 यूनिट्स, तो उस 4500 यूनिट्स के ऊपर हमारी जो प्रॉफिट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करके बतानी है अपने पॉइंट नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा है बेसिकली इतना गिवन डेटा है। अब सबसे मेन यहाँ पे जो कैच आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वो कैच क्या आएगा कि जो हमारी सारी वेरिएबल कॉस्ट है वो परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है, वो भी COGS के बेस के ऊपर। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना COGS कैलकुलेट करना होगा, देन उसके बाद हम अपनी सारी
जो हमारे ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन सब के जो हमारे खर्चे होंगे वो हम बेसिकली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें COGS की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम अपने वेरिएबल कॉस्ट के पोर्शन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन हमारा COGS है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। देन हमारी सारी जो कैलकुलेशन होगी वो ईजिली सॉल्व होती चली जाएगी अगर हमने एक बार अपने COGS को और साथ ही साथ हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जो परसेंटेज है 4% जैसे कि, वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर कैलकुलेट हो रही है। यानी कि ये 4% किसका पार्ट होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ठीक है। तो हमें एक तो COGS कैलकुलेट करनी है सबसे पहले स्टेप में, देन हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर हम अपने ये बाकी के जो हमारे 4 पॉइंट्स क्वेश्चन ने बोले कैलकुलेट करने के लिए, फिर हम उन्हें एक एक करके सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे जो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना था वो था हमारा COGS। तो COGS का हमें बेसिकली फॉर्मूला पता है, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ COGS क्या होता है फ्रेंड्स? आप मेरे को कमेंट में एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी कि COGS का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ी हुई है, ठीक है। तो COGS का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस जनरल एडमिन एंड ओवरहेड, ठीक है। यानी कि जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे हो गए, डायरेक्ट लेबर के खर्चे हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हो गए, और जो हमारे जनरल एडमिन ओवरहेड के जो खर्चे हो गए, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारी COGS की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर आपने कॉस्ट शीट अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। तो अब हमें जैसे कि यहाँ पे जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 30% ऑफ COGS। यानी कि अगर मेरा COGS, मैं लेट्स से यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स अज्यूम COGS इज इक्वल्स टू x, देन मेरी जो COGS की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? COGS को मैंने x मान लिया, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल का मेरा जो परसेंटेज था वो कितना था? 30% ऑफ COGS। यानी कि COGS जब मेरी x हो गई तो डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3x, ठीक है। सेम ऐसी डायरेक्ट लेबर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरी? 0.15x, क्योंकि ये मेरी 15% ऑफ COGS थी डायरेक्ट लेबर की वैल्यू, ठीक है। सेम ऐसी फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू मेरी कितनी होगी? 0.10x प्लस 2,30,000, ठीक है। तो ये मेरी जो इतना पोर्शन हुआ मेरा फिक्स्ड ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे के लिए हो गया, ठीक है। प्लस मैं क्या कर दूंगा? जनरल एडमिन ओवरहेड को ऐड कर दूंगा इसमें। तो जनरल एडमिन ओवरहेड का मेरे पास कितना वो था परसेंटेज क्या क्वेश्चन के अंदर? वो था मेरा 2% ऑफ COGS, दैट मीन्स 0.02x प्लस 71,000 ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारी जो जनरल एडमिन ओवरहेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा? सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा। तो जो मेरे x वाले जितने भी ये वैल्यूज़ हैं इनको सबको मैं क्या कर लूँगा? टोटल कर लूँगा एक जगह, ठीक है। तो ये मेरी आ जाएगी वैल्यू 0.57x, ठीक है, प्लस 3,01,000, ठीक है। तो इन सबको मैंने एक जगह सेपरेट करके लिख लिया x वाली वैल्यूज़ को, और ये जो मेरी विदाउट x वाली वैल्यूज़ थी, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ थी, इनको मैंने टोटल करके लिख लिया। तो ये आ गई 3,01,000। अब सिंपली मैं क्या करूँगा? इस 0.5x को इस x में से ले जाके लेस कर दूंगा, x माइनस 0.57x एंड इज इक्वल्स टू 3,01,000। यहाँ पे जो मेरी अब x की नेट वैल्यू बचेगी वो बचेगी 0.43x इज इक्वल्स टू 3,01,000, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिंपली अपनी x की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। कैसे? 3,01,000 को मैं सिंपली डिवाइड दे दूँगा 0.43 से, ठीक है। तो ये मेरी जो वैल्यू आएगी x की वो आ जाएगी अब ₹7 लाख। अगर आप 3,01,000 को 0.43 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 लाख। डैट मीन्स मेरा COGS कितना आ गया? मेरा आ गया COGS ₹7 लाख। तो मैंने अपने क्वेश्चन में जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे को सबसे पहले एक तो COGS कैलकुलेट करना है, सेकंड पे फिर मेरे को अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है।
तो क्वेश्चन के अंदर मेरे को दोनों ही गिवन नहीं थे। अब मैंने दोनों में से पहले एक COGS को कैलकुलेट कर लिया, मैं अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर लूँगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू मेरे को जैसे कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं अज्यूम कर लूँगा y, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, अज्यूम कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू y। तो अब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो मैंने वैल्यू मान ली वो थी y, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपने कॉस्ट शीट अच्छे से पढ़ी हुई है, और इसको तो आपने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है। अगर जब हम अपने COGS में, पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। जब मैं अपने COGS के अंदर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वाले खर्चे ऐड कर देता हूँ तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू मेरे को मिल जाती है। अब जैसे कि COGS की वैल्यू तो मेरे यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई थी, वो थी मेरी 7 लाख रुपीज़, ठीक है। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की वैल्यू मेरे को जैसे कि क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, बट उसके रिगार्डिंग मेरे को एक हिंट छोटा सा गिवन था कि मेरी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जो वैल्यू है वो है 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जैसे कि मैंने क्या मान लिया यहाँ पे y, तो यहाँ पे मेरी ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4% ऑफ y, यानी कि 0.04 y, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैंने ये 0.04 y कैसे लिखा, क्योंकि मेरी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की मेरे को परसेंटेज गिवन थी, वो थी 0.4%, यानी कि 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि जब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने y मान ली तो उसका क्या मतलब हुआ, सिंपली इसका 4% कितना होगा, 0.04 y, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आई कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने मान लिया था y। तो अब यहाँ पे जो एक मेरी इक्वेशन बनी ये कि y इज इक्वल्स टू 7 लाख प्लस 0.04 y। तो y वाली वैल्यू को मैं y के साथ एक बार इधर ले आऊँगा सेपरेट, तो ये यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू के इस साइड आके ये माइनस की वैल्यू बन जाएगी। तो 0.04 y, इधर मेरी वैल्यू बचेगी 7 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पे जो मेरी y की अब वैल्यू बची वो बची मेरी 0.96 y, और इधर मेरी 7 लाख की वैल्यू ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब यानी कि मेरी y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7 लाख को मैं अगर डिवाइड कर दूंगा अपनी 0.96 से, ठीक है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की। आप जल्दी से इसको डिवाइड करके बताओ कितनी आएगी कमेंट में। यस, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई 8 लाख रुपीज़। अब मेरे को जैसे कि क्वेश्चन में मेरे को जो सारी परसेंटेज गिवन थी वो थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर और कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर, तो मेरे को दोनों की वैल्यू पता चल गई। तो दैट मीन्स मैं अपने सारे वेरिएबल नेचर के खर्चे अब सिंपली कैलकुलेट कर लूँगा। जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगी उसको मैं क्या करूँगा, एक तो टोटल के फॉर्म में लिख लूँगा, एक पर यूनिट के फॉर्म में लिख लूँगा, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा पर यूनिट के फॉर्म में मैं क्यों लिख रहा हूँ। और आपको भी पेपर में अगर यही सेम क्वेश्चन मिल जाए तो आपको भी सेम इन्हीं स्टेप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो मेरी अब आएगी वो आएगी इस तरीके से कि इसको एक जगह मैं लिख लूँगा एक कॉलम में टोटल की वैल्यू की फॉर्म में, एक जगह लिख लूँगा पर यूनिट की फॉर्म में। तो वेरिएबल कॉस्ट में मेरा सबसे पहले जो कॉस्ट था वो था डायरेक्ट मटेरियल का। डायरेक्ट मटेरियल में मेरे को मेरी क्या गिवन थी, 30% ऑफ COGS, यानी कि मेरा COGS था 7 लाख। तो 7 लाख का मेरा 30% कितना हो गया, 2,10,000। और इसको जब मैं अगर अपने 2,10,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, टोटल सोल्ड क्वांटिटीज से, तो मेरी पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी। अगर मैं अपने 2,10,000 को डिवाइड करता हूँ 5,000 यूनिट से जो कि मेरी सोल्ड क्वांटिटीज़ थी, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 42 रुपीज़, ठीक है। और अब मैं सेम ऐसे अपने डायरेक्ट लेबर के खर्चे को लिखूँगा यहाँ पे। डायरेक्ट लेबर का जो मेरा खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 7 लाख का 15%, यानी कि 1,05,000।
और इस 1,05,000 को मैं जब डिवाइड कर दूंगा 5,000 यूनिट से, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 20 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने दो खर्चों को लिख लिया। अब मैं तीसरे खर्चों को लिखने जा रहा हूँ, जो कि है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मेरे को गिवन था 7 लाख रुपीज़ का 10%, यानी कि 70,000। अब इस 70,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5,000 यूनिट से, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 14 रुपीज़। ठीक है, सेम इसी तरीके से जर्नल एडमिन ओवरहेड को हम यहाँ पे लिखेंगे। जो कि था मेरा 7 लाख का 2%, यानी कि 14,000। अब इस 14,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 5,000 यूनिट से, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2.8 रुपीज़ पर यूनिट। सेम ऐसी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखूँगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की वैल्यू में मेरे को गिवन था कॉस्ट ऑफ सेल्स का 4%। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी कितनी आ रही थी यहाँ पे, 8 लाख रुपीज़ की। 8 लाख रुपीज़ की मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आई थी, तो उसका 4% मेरा कितना होगा, मेरा हो जाएगा उसका 4% 32,000। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर दूँ अपनी 5,000 यूनिट से, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी पर यूनिट की, 6.4 रुपीज़ पर यूनिट। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इन सब का टोटल कर दूँगा यहाँ पे। तो ये मेरी 2 लाख, यहाँ पे जो मेरी स्टार्टिंग से जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 2,10,000। सेम इस ऐसी मेरी 1,05,000 वैल्यू आ गई, ये 70,000, ये 14,000, ये 32,000। अब इसको मैं टोटल कर दूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी बनेगी टोटल। आप मेरे को एक बार इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कमेंट में कितनी आ रही है आपकी। ठीक है, इतने मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करके। ये मेरी यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी 4,31,000। और यहाँ पे जो मेरी पर यूनिट पे जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी, अब इन पर यूनिट की वैल्यू को अगर मैं टोटल कर दूँ उनका, तो मेरी कितनी वैल्यू बनेगी यहाँ पे, ये बनेगी मेरी 86.20। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे पर यूनिट की टोटल वैल्यू आ गई 86.20। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। हमने क्या किया है, सिंपली जो भी हमारे डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो भी हमारे डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे थे, डायरेक्ट लेबर के, फैक्ट्री ओवरहेड के, जो हमारे वेरिएबल ओवरहेड के खर्चे हमें गिवन थे, जो कि हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स के ऊपर कैलकुलेट हो रहे थे, सिंपली हमने उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लिया है, और जिसकी हमने टोटल वैल्यू लिख ली यहाँ पे और पर यूनिट की वैल्यू लिख ली। अब मैं सिंपली अपने फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे। तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट आएगी यहाँ पे, टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, वो थी एक तो मेरी 2,30,000। ठीक है, एक थी मेरी 71,000, एक थी मेरी 68,000। तो इन सब का टोटल आ जाएगा मेरा 3,69,000। तो मेरी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई वो हो गई 3,69,000 की। ठीक है, अब मैं अपनी टोटल सेल्स की वैल्यू को एक बार लिख लूँगा यहाँ पे। टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, टोटल सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, अपने सोल्ड क्वांटिटीज़ को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 9,25,000। तो ये आ गया मेरी टोटल सेल्स की वैल्यू। मैं क्या करूँगा, अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज को कैलकुलेट करूँगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी आ रही थी, जैसे कि यहाँ पे आ रही थी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4,31,000। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने 4,31,000 को डिवाइड कर दूंगा अपने टोटल सेल्स की वैल्यू से, 9,25,000 से। तो आप इसको डिवाइड करके बताओ कमेंट में आपका कितना आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज।
तो ये आपकी आ जाएगी 46.59%। ठीक है, तो आप अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज 46.59 है तो डैट मीन्स आपकी पीवी रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, 100 माइनस वीसी परसेंटेज। तो 100 में से आप क्या करोगे, 100% में से वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज को माइनस कर दोगे तो आपकी पीवी रेशियो की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यानी कि 100% में से हम माइनस कर दें 46.59% को, तो हमारी जो वैल्यू आएगी पीवी रेशियो की वो कितनी आएगी, 53.41%। तो ये आ गई हमारी पीवी रेशियो की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी पीवी रेशियो की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस पीवी रेशियो की वैल्यू से अपनी ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं अपने पीवी रेशियो से। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही थी फ्रेंड्स, 3,69,000। अभी जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था, टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही थी हमारी 3,69,000 आ रही थी, और पीवी रेशियो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है वो आ रही थी हमारी 53.41%। तो आप 3,69,000 को 53.41% से डिवाइड करो तो आपकी कितनी वैल्यू आ रही है मेरे को कमेंट में बताओ। तो यहाँ पे अब आपकी जो ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 6,90,882 रुपये। ठीक है, ये आ गई आपकी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन ने आपसे फर्स्ट पार्ट में बोला था कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेम ऐसे ही हम अपने पार्ट बी का आंसर निकालेंगे। पार्ट बी का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर हम अपने कंट्रीब्यूशन में से, जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से अगर हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू हमें मिल जाती है। जैसे कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनती है, सेम उसी का ये फॉर्मूला है। तो हमारी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी जो टोटल सेल्स थी, तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर लेंगे तो हमारी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करेंगे पहले। तो कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल सेल्स लेंगे। ठीक है, टोटल सेल्स में से हम अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो टोटल सेल्स की वैल्यू थी हमारी 9,25,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू थी 4,31,000। तो इसको इसमें से लेस करने के बाद जो हमारी नेट वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4,94,000। तो यानी कि हमारी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 4,94,000 आ गई। अब इस कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4,94,000 की वैल्यू में से फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू को लेस कर देंगे, जो कि हमारी कितनी थी, 3,69,000। तो ये हमारी जो नेट वैल्यू आएगी प्रॉफिट की वो आ जाएगी 1,25,000। डैट मीन्स हमारा प्रॉफिट आ गया 1,25,000, जो कि हमसे पार्ट बी में कैलकुलेट करने के लिए बोला था और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही हम अपने बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमसे बोला गया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को कंप्यूट करना होगा, उसके बाद हम उसको अपनी परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो जैसे कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता है कि अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का फॉर्मूला बेसिकली, कि अगर हम अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की वैल्यू को डिवाइड कर दें टोटल सेल्स वैल्यू से, ठीक है, तो हमें अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की परसेंटेज कैलकुलेट होके मिल जाएगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं पीवी रेशियो से। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था फ्रेंड्स,
प्रॉफिट हमारा जो जैसा कि अभी कैलकुलेट हमने किया है, यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू हमारी आ रही थी 1,25,000, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम अपने 1,25,000 को लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे हम अपने पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो हमारा था 53.41%। तो हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2,34,039 रुपये। तो ये आ गई हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू। अब इसको सिंपली हम अपनी टोटल सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज पता चल जाएगी, ठीक। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सिंपली अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल सेल्स से, जो कि हमारी आ रही थी 2,34,039 रुपये। उसको डिवाइड कर देंगे 9,25,000 से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 25.30%, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हमने परसेंटेज यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो हमारे पार्ट सी का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमसे बोला गया था कि अगर हमारी सेल्स जो है वो हमारी 10% कम हो जाए। 10% कैसे कम होगी कि इफ़ हमारी सेल्स एक्चुअल सेल्स से 10% कम हो जाए। एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी थी, अभी लिखेंगे हम यहाँ पे कि हमारी जो एक्चुअल सेल्स में से अगर हम 10% कम कर दें उसको, तो कितनी हमारी वैल्यू बचेगी। एक्चुअल सेल्स की वैल्यू हमने जैसे कैलकुलेट करी थी वो आ रही थी हमारी 9,25,000। इसमें से हम 10% माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू बचेगी एंड में 8,32,500। दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था इस सेल्स की वैल्यू पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था प्रॉफिट को। क्वेश्चन बोल रहा था इस सेल्स की वैल्यू पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है कि जब ये सेल्स हमारी 10% कम हो जाएगी एक्चुअल सेल्स से, इतनी सेल, तो इस पर हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो इसके लिए यानी कि हमारी जब सेल इतनी हो गई 10% कम हो गई, इसका मतलब हमारी जो क्वांटिटीज़ होंगी वो भी कम बिकी होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, रिवाइज क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज्ड सोल्ड क्वांटिटी, जैसे कि हमारी जो रिवाइज्ड सेल्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8,32,500। उसको हम डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 185 रुपये। फ्रेंड्स, हमसे सिर्फ सेल्स की वैल्यू को 10% कम करने के लिए बोला गया, ना कि हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कम करने के लिए बोला गया है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, नहीं तो आप क्वेश्चन को ढंग से कभी इंटरप्रिटेट कर ही नहीं पाओगे और एग्जाम में आपका जो आपका क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने के लिए, उसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा हमेशा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक बार वीडियो में पीछे जाके आपसे बोला गया था पार्ट डी में कि आपको अपनी सेल्स को 10% कम करना है, यानी कि आपकी जो सेल्स की वैल्यू है, सेल्स की वॉल्यूम है, उसको 10% कम करना है, ना कि आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट को। दैट्स वाई मैं यहाँ पे अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट को 185 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मेरी सेल्स की वैल्यू चेंज हुई है टोटलिटी में। तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी रिवाइज्ड सेलिंग सोल्ड क्वांटिटी 4500 यूनिट्स। अब मेरे को जैसे कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट अब हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे को पता था, ठीक है। अब मेरे को टोटल क्वांटिटीज़ पता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी टोटल सोल्ड क्वांटिटीज़ को लूँगा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से अगर मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेस कर दूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी आ रही थी, वो आ रही थी मेरी 86.20। जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया था, आपको मैं एक बार दोबारा से दिखा दूँ कि यहाँ पे जो हमने अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट पे कैलकुलेट किया था, एक बार आप ध्यान से देख लो। ये हमने यहाँ पे पर यूनिट पे कैलकुलेट किया अपने डायरेक्ट मटेरियल को, सेम डायरेक्ट लेबर को यहाँ पे 21 रुपये आ गई थी हमारी वैल्यू। सेम फैक्ट्री ओवर हेड को कैलकुलेट किया था तो 14 रुपये पर यूनिट की वैल्यू आ रही थी। तो सेम ऐसी हमने यहाँ पे इनका जब टोटल किया था तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 86.20, ठीक है। तो उसको अगर मैं अपनी अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से लेस कर दूँ तो मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे कि मैं अपना टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर पाऊँगा रिवाइज्ड सेलिंग क्वांटिटीज़ के ऊपर, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पे मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू मेरे को पता थी। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू जैसे कि मेरी गिवन थी 3,69,000। तो 3,69,000 की वैल्यू आ गई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट की, और कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आ जाएगा अब यहाँ पे
अगर मैं अपने 185 में से 86 को लेस कर दूं, 185 माइनस 86.20, तो मेरी जो वैल्यू बचेगी 98.80, यानी कि 4500 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रुपीज़ 98.80 से, और माइनस कर दूंगा फिर मैं इसमें से 3,69,000। तो मेरी जो वैल्यू अब आएगी वो आएगी, यहाँ पे आ जाएगी मेरी टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आएगी 4,44,600 रुपये, जिसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपने फिक्स्ड कॉस्ट को, तो मेरे को मेरी प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरी प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75,600। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट डी का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जब हमारी सेल्स हमारी 10% कम हो गई एक्चुअल सेल्स से, तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 75,600। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है, मारियाने पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इज़ ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी एंड प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक कंपनी है मारियाने पेट्रोकेमिकल्स जो कि अभी अपनी कैपेसिटी के 80% पे काम कर रही है। ठीक है, और जिसके भी यहाँ पे आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें कि उसकी जो ब्रेक इवन सेल्स है 80% कैपेसिटी पे वो है 400 करोड़ की, और उसका जो पीवी रेशियो है 30% का, और साथ ही साथ उसकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो है 120 करोड़ रुपए की। यानी कि जो उसकी टोटल सेल्स हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 400 करोड़ प्लस 120 करोड़, यानी कि 520 करोड़ की उसकी टोटल सेल्स है 80% पे। आपको सेल्स को पता ही होगा ना कि ब्रेक इवन सेल्स को और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें मैंने अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग की पार्ट 1 में आपको सारी चीज़ें बताई थी फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप एक बार जाके देख लेना। ठीक है, तो आगे गिवन है, मारियाने मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू 95% कैपेसिटी लेवल विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। यानी कि अब जो मारियाने कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर रही है कि अपने प्रोडक्शन को हम अपनी 95% कैपेसिटी पे लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी जो कि उसका 80% पे जो चल रहा था प्रोडक्शन, अब उसको 95% पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं जो कि हमें यहाँ पे गिवन है कि सबसे पहला मॉडिफिकेशन वो ये कर रहे हैं कि अपने जो सेलिंग प्राइस है उनका उसको 10% से कम कर देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या करेंगे मॉडिफिकेशन, वो करेंगे अपने वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देंगे 2% से ऑन सेल्स पे। यानी कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा अब वो 2% से बढ़ जाएगा। ठीक है, 95% की कैपेसिटी के ऊपर। और थर्ड मॉडिफिकेशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है वो अब इंक्रीज़ हो जाएगी 50 करोड़ रुपीज़ से। ठीक है, जिसके अंदर की इंक्लूड होगा उनका डेप्रिसिएशन। ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। यानी कि जो अभी वो एडिशनल कैपिटल रेज करेंगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का खर्चा उनको आएगा उस खर्चे को वो इसमें ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, वो अलग से वो उसको खर्चा ऐड करेंगे। तो पार्ट ए में हमसे बोला गया है, इंडिकेट द सेल्स फिगर विद द वर्किंग डेट विल बी नीडेड टू अर्न ₹20 करोड़ ओवर एंड अबव द प्रेजेंट प्रॉफिट एंड ऑल्सो मीट 15% इंटरेस्ट ऑन द एडिशनल कैपिटल। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारा जो अभी प्रेजेंट का प्रॉफिट है, प्रेजेंट का प्रॉफिट यानी कि हमारे 80% कैपेसिटी पे जो हम अभी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके साथ साथ हम 20 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो उन टोटल प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें कितनी सेल्स को जनरेट करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे सिंपली, और साथ ही साथ हमें उसमें अपने 15% इंटरेस्ट के खर्चे को भी कंसीडर करते हुए चलना है, जो कि हमें इस 100 रुपीज़ करोड़ के ऊपर 15% का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे इतना ही बोला गया है कि हमें अब सेल्स की वैल्यू बता दो आप कैलकुलेट करके कि हमें टोटल जो प्रॉफिट कमाना है उसके लिए हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, कितनी हमें अपनी सेल्स की वैल्यू को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और पार्ट बी में सिंपली हमसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली गई, रिवाइज चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, ब्रेक इवन सेल्स, पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते टाइम मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था, अभी मारियाने पेट्रोकेमिकल्स जो अभी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है वो ऑपरेट कर रही है 80% कैपेसिटी पे, और 80% कैपेसिटी पे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसकी फिगर हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक अपनी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। इनकम स्टेटमेंट एट 80%,
कैपेसिटी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, पर्टिकुलर्स के नीचे, और यहाँ पे हमारी जो टोटल वैल्यू आ जाएंगी रुपीज़ की, टोटल रुपीज़ की वैल्यू आएगी हमारी इन करोड्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो यूनिट गिवन है वैल्यू की वो करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी सेल्स की वैल्यू को लेंगे। तो सेल्स की वैल्यू को मैंने आपको जैसे कि बताया था, सेल्स हमारी क्या होती है, अगर हम अपनी सेल्स की वैल्यू को निकालना चाहे तो हम अपनी ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर हम ऐड कर दें तो हमें अपनी सेल्स की वैल्यू मिल जाती है, जो कि ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू हमें गिवन थी हमारे क्वेश्चन के अंदर, वो थी हमारी 400 करोड़ रुपए, और प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू थी हमारी 120। तो टोटल हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 520 करोड़ रुपीज़ की। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी सेल्स की 520 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल नेचर के खर्चों को लेस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट जिसको कहते हैं हम, अपनी वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी जो टोटल सेल्स है वो है हमारी ₹520 करोड़, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था पीवी रेशियो हमारा कितना था, 30%, यानी कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 70%। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज आ गई 70%, डेट मीन्स हमारी वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी 520 का 70% 364। तो यहाँ पे 364 की वैल्यू आ गई, इसको हम लेस कर देंगे अपने सेल्स की वैल्यू में से, तो हमारी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो आ गया हमारा 156 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई हमारी 156 करोड़ रुपए। अब इसमें से हम लेस कर देंगे अपने फिक्स कॉस्ट को। तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू जैसे कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी अपने मार्जिन कॉस्टिंग पार्ट 1 के अंदर। मार्जिन कॉस्टिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसकी फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी थ्योरी एंड फॉर्मूला वाली, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है ब्रेक इवन सेल्स पे, वो हमारे फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। यानी कि जो हमारी बेसिकली कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होती है ना, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन की टोटल जो वैल्यू आती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर आती है। डेट मीन्स हमारी जो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू हमारी हो जाएगी यानी कि ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 400 करोड़ रुपए, और पीवी रेशियो मेरे पास गिवन था 30%। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 120 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब मेरी जो टोटल वैल्यू बचेगी प्रॉफिट की, वो आ जाएगी मेरी 136 करोड़ रुपए। ये आ गई मेरी प्रॉफिट की वैल्यू, जो कि हम करंट में अभी अर्न कर पा रहे हैं अपने 80% कैपेसिटी के ऊपर। अब आपको एक सिंपली चीज़ बताई थी मैंने यहाँ पे, जैसे कि फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कि जो हमारी ब्रेक इवन सेल्स पे जो हमारी कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होती है वो हमारे फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। इसी वजह से मैंने अपने डायरेक्ट ब्रेक इवन सेल्स में से पीवी रेशियो को कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो मेरी टोटल किसकी वैल्यू आ गई, मेरे कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई, और वो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मेरे फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैंने उसको अपनी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कंसीडर कर ली, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक इवन सेल्स पे मैंने कैलकुलेट किया है। अब ब्रेक इवन सेल्स पे हमारी फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पे मेरी करंट में प्रॉफिट की जो वैल्यू आ रही है 136 करोड़ पे आ रही है, ठीक है। प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे 95% कैपेसिटी पे कि हम 95% पे कितनी सेल्स जनरेट करें ताकि हम अपने प्रॉफिट को अर्न कर पाए। तो 95% कैपेसिटी पे मैं क्या करूँगा, सिंपली अपनी सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, प्रॉफिट प्लस, जैसे कि फॉर्मूला होता है मेरा सेल्स का, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कि अगर मैं अपने प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दूँ अपने पीवी रेशियो से तो मेरे को सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मेरी जो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। तो प्रॉफिट मेरा जो आएगा, क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया था कि
अब हमें एडिशनली कितना प्रॉफिट अर्न करना है, यानी कि जो हमारा करंट प्रॉफिट है और उसके ऊपर जो हम अपना नया प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको ऐड करने के बाद जो हमारे टोटल प्रॉफिट की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रॉफिट हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, सिंपली एक तो करंट का प्रॉफिट ले लेंगे हम अपने यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरे प्रॉफिट की वो आएगी सिर्फ 36 करोड़ पे, क्योंकि यहाँ पे 156 में से 120 करोड़ पे लेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 36 करोड़ पे की वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पे मेरे करंट में 80% कैपेसिटी पे 36 करोड़ पे की वैल्यू आ रही है प्रॉफिट की। तो यहाँ पे अभी हम जो करंट पे प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं 36 करोड़ पे, प्लस हमें एडिशनली कितना प्रॉफिट अर्न करना है 20 करोड़ रुपीज़ का, जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट है। ठीक है, तो टोटल अब जो हम नया प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, टोटल प्रॉफिट जो अर्न करना चाह रहे हैं 95% कैपेसिटी वो अर्न करना चाह रहे हैं 56 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, तो इसको अर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सिंपली एक क्वेश्चन में मेरे से बोला गया था कि हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करी हैं अपने सेलिंग प्राइस में, वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में। तो मैं यहाँ पे सिंपली उनको नोट डाउन कर लूँगा। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी, अब वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि मेरी इंक्रीज़ हो रही है 2% से, इंक्रीज्ड बाय 2%, तो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी आ जाएगी, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट मेरी आ जाएगी, जैसे कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज आ रही थी 70%। ठीक है, 80% कैपेसिटी पे, लेकिन अब वो 2% और बढ़ जाएगी, तो टोटल यानी कि मेरी अब जो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज होगी वो हो जाएगी 72%। डैट मीन्स मेरा जो पीवी रेशियो आ जाएगा, रिवाइज्ड पीवी रेशियो, वो कितना हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब मेरी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई तो मेरा पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 72% है, तो इसका मतलब पीवी रेशियो कितनी हो जाएगी 100% माइनस 72%, डैट मीन्स 28% की अब मेरी पीवी रेशियो की वैल्यू बची। ठीक है, जो कि मेरी पहले 30% थी, अब वो कितनी हो गई 30% से कम होके 28%। तो रिवाइज्ड पीवी रेशियो की वैल्यू मेरे को मिल गई, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज की वैल्यू मेरे को मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने पीवी रेशियो की इस वैल्यू से अपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एक बार कैलकुलेट कर लूँ मैं, उसके बाद अपने सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने जाऊँगा। यहाँ पे सिंपली मैं अपने रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। तो रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया था कि अभी जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है वो जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया था अभी इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको एक बार मैं दिखा दूँ दोबारा से, यहाँ पे जो हमने अपनी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट किया था वो किया था 120 करोड़ पे, जो कि हमारी 80% कैपेसिटी पे लग रही थी। तो इसका मतलब 120 करोड़ पे हमारे एक तो पहले के लग रहे थे। ठीक है, 120 करोड़ पे हमारे पहले के थे, प्लस एडिशनली अब हमारे 50,000 से और फिक्स्ड खर्चे बढ़ जाएंगे, और प्लस 15% का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारे 100 करोड़ रुपीज़ पे कैलकुलेट होगा। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन, इंटरेस्ट का पोर्शन। तो रिवाइज्ड टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरी, अब रिवाइज्ड टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 120 प्लस 50, और यहाँ पे इसका 100 का 15% 15 यानी कि 185, यानी कि 185 करोड़ रुपीज़ मेरी रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने सेल्स को कैलकुलेट कर लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को सारी फिगर्स मेरे को पता चल गई। तो सेल्स एट 95% कितनी आएगी मेरी सेल्स का, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, आपको मैं एक बार दोबारा से बता दूँ कि यहाँ पे जो हमने सेल्स का फॉर्मूला लिया था, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो सिंपली इसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज़ को पुट डाउन कर दूँगा, तो मेरे को सेल्स की वैल्यू अपनी मिल जाएगी। तो प्रॉफिट मेरा जैसे कि आ रहा था कैलकुलेट होके, वो कितना आ रहा था, प्रॉफिट मेरा 56 करोड़ रुपीज़ का, और प्लस मेरी जो रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 185 की, 185 करोड़ रुपीज़ की, और पीवी रेशियो की वैल्यू मेरे को पता थी जैसे कि कितनी थी मेरी 28%। तो अब जो मेरी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 860.71 करोड़ रुपीज़, यानी कि 860.71 लाख करोड़। ठीक है, तो ये मेरी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
तो फर्स्ट पार्ट का मेरा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी में जैसे कि बोला गया था हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। एक तो हमें रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी थी। तो ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी थी 185 करोड़ रुपीज़ की, पीवी रेशियो मेरा कितना है 28%। तो डेट मीन्स मेरी जो ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 660.71 करोड़। ये आ जाएगी मेरी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू। सेम ऐसे ही मैं अपने पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर लूँगा। पीवी रेशियो जैसे कि हमने कैलकुलेट कर ही लिया था ऑलरेडी। पीवी रेशियो मेरा कितना आ गया, रिवाइज्ड पीवी रेशियो 28%, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा था ऑलरेडी। अब थर्ड पॉइंट में हमसे बोला गया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए, रिवाइज्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट हमारा क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट था हमारा 56 करोड़ रुपीज़ का और पीवी रेशियो था हमारा 28%। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होके वो आ जाएगी 200 करोड़ रुपीज़ की। तो ये आ गई हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, रुपीज़ 200 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट के आंसर कैलकुलेट हो गए। ठीक है, पार्ट बी में हमसे तीनों चीज़ बोली गई थी, हमने तीनों चीज़ कैलकुलेट कर ली। और पार्ट ए में जैसे कि हमसे बोला गया था कि हमें कितनी सेल्स जनरेट करनी होगी ताकि हम अपने करंट प्रॉफिट पे 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और कमा पाए। तो उसके लिए मैंने सिंपली आपको ये सारी वर्किंग बता दी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन के आंसर को दोबारा से समझते हैं हमने क्या क्या किया। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमें सबसे पहले अपने 80% की कैपेसिटी पे जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर हमें 20 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट अर्न करना है। तो उसके लिए हमें कितनी सेल्स जनरेट करनी पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपनी 80% की कैपेसिटी पे हमने अपने प्रॉफिट को फाइंड आउट किया। तो प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले अपना वही इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया जो कि हमारे मार्जिन कॉस्टिंग में हर जगह यूज़ होता है। उसके लिए हमने अपनी सेल्स की वैल्यू को लिया। ठीक है, सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने अपने ब्रेक इवन सेल्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स को ऐड कर दिया जिससे हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद फिर हमने अपने वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे लेस कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अपने पीवी रेशियो मेरा गिवन था जिससे मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया और उसकी परसेंटेज को मैंने अपनी सेल्स की वैल्यू से कैलकुलेट करके यहाँ पे मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। तो मेरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से फिर मैंने अपने फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया। फिक्स कॉस्ट को कैसे मैंने कैलकुलेट किया, जैसे कि मेरे को पता है कि जो मेरी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू होती है वो मेरे कंट्रीब्यूशन, जो ब्रेक इवन सेल्स पे जो मेरा कंट्रीब्यूशन होता है वो मेरा फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। तो ब्रेक इवन सेल्स में मैंने अपने कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर लिया, यानी कि पीवी रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया जो कि मेरे फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। तो मैंने उसको मान लिया 120 करोड़ पे यहाँ पे। ठीक है, 120 करोड़ पे मैंने लेस कर दिया 156 में से। तो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 36 करोड़ पे, जो कि अभी हम अर्न कर रहे हैं सिर्फ 80% कैपेसिटी पे। अब हम 95% कैपेसिटी पे कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, अपने करंट प्रॉफिट को 36 करोड़ पे के प्रॉफिट को जो कि हमारा ये था, इस 36 करोड़ पे के प्रॉफिट में 20 करोड़ का प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो मेरी न्यू प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 56 करोड़ रुपये, जो कि हम 95% कैपेसिटी पे अर्न करेंगे। ठीक है, सेम इसके बाद मैंने अपनी, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि 20 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को एक्स्ट्रा कमाने के लिए उन्होंने, मतलब 95% कैपेसिटी पर जाने के लिए बेसिकली उन्होंने फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस किए थे, जिसमें कि एक तो उन्होंने अपने वेरिएबल खर्चों को इंक्रीज़ कर दिया था 2% से, और साथ ही साथ उसके बाद हमने अपने पीवी रेशियो को कैलकुलेट किया जो कि हमारा आ रहा था 28%, क्योंकि हमारी जब वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज चेंज हो गई तो हमारी पीवी रेशियो की परसेंटेज भी चेंज होगी। तो उसके बाद हमने अपनी पीवी रेशियो की कैलकुलेशन कर लिया यहाँ पे। देन उसके बाद हमने अपने फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट किया, रिवाइज फिक्स कॉस्ट को। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि 95% कैपेसिटी पे जाने के बाद हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 50 करोड़ रुपये से और बढ़ जाएगी करंट की फिक्स कॉस्ट के साथ साथ, और साथ ही साथ 15% का हमें खर्चा और बियर करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, जो कि हमने एडिशनल कैपिटल रेज करी थी उसके ऊपर। तो उसके बाद हमारी जो फिक्स कॉस्ट आ गई वो आ गई टोटल 185 करोड़ रुपीज़ रिवाइज फिक्स कॉस्ट। और उसके बाद हमने अपना सेल्स कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे सिंपली फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट डाउन करके।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे इसका कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने टोटल 5 क्वेश्चंस करें। इन 5 क्वेश्चंस को करवाने का मोटिव मेरा यही था कि आप इस मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर पाओ, साथ ही साथ आप इस मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में जो भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस पर्पज़ से मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस करवाए, और करवाने को तो मैं और क्वेश्चंस भी करवा सकता था, बट वीडियो की लेंथ जैसे कि और ज़्यादा लंबी हो जाती, बट मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही रखे ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की 2 जो हमने वीडियोज़ डाली हैं उनको आपने नहीं देखा तो आप एक बार उसको भी देख लेना, क्योंकि इस मार्जिनल कॉस्टिंग की सीरीज़ में जो रिवीजन की सीरीज़ चल रही है हमारी, उस रिवीजन सीरीज़ में मैं सारी जो टॉपिक्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज करवाता जा रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट पार्ट में हमने अपने फॉर्मूलाज और थ्योरीज़ को पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने पीवी रेशियो को देखा। देन इस वीडियो में हमने अपने ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट 4 के अंदर।